हेलो दोस्तों, मैं जयंत निगम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं न्यू महिंद्रा संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैंने अपनी पिछली वीडियो में यह बताया था कि संविधान है क्या, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और उससे रिलेटेड जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे उनसे आपको अवगत कराया था। वहीं पर दूसरे टॉपिक में हम जब इंटर हो रहे थे तो हमने आपको बताया था कि संविधान का एक्चुअल में दर्शन क्या है। संविधान के दर्शन से आशय ये है कि संविधान जो है वो हमारा किन किन सिद्धांतों पर और कैसे कैसे कार्य करता है, उसके आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे कैरी ऑन करते हुए आपको संविधान के दर्शन के तहत प्रथम जो तत्व है उससे रूबरू करवाते हैं। चलिए मैं यहाँ पर फिर से अपनी कक्षा को पुनः प्रारंभ करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि यह वाला सेशन आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। चलिए आइए देखते हैं। तो जब हम भारतीय संविधान के तहत दर्शन को देख रहे थे तो इस दर्शन के तहत जो सबसे पहली चीज थी वो थी आपकी प्रस्तावना। प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है उद्देशिका। तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। ये एक ही चीज को यहाँ पे डिनोट करते हैं, चाहे वो प्रस्तावना हो, चाहे वो प्रियम्बल हो, चाहे वो उद्देशिका हो। ठीक। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमारी प्रस्तावना है क्या। तो जब प्रस्तावना को हम देखना शुरू करते हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो हमारी प्रस्तावना की व्याख्या की गई है उसके तहत हम ये पाते हैं कि प्रस्तावना हमारे संविधान को जानने का स्रोत है। हमारे संविधान को जानने का क्या है, स्रोत है। वहीं पर दूसरा, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है। मस्तिष्क को जानने की कुंजी है। तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि प्रस्तावना है क्या, संविधान को जानने का स्रोत है। वहीं पर संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की क्या है, कुंजी है। ठीक है। अब हम अपनी संविधान की प्रस्तावना के विकास क्रम को यदि देखें तो हमें यहाँ भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलेंगी और ये सभी महत्वपूर्ण चीजें हमारी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए उनको भी देखते हैं यहाँ पर। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई, प्रस्तावना है क्या। जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी प्रस्तावना को परिभाषित किया है उसके तहत दो पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। प्रस्तावना संविधान को जानने की क्या है, एक प्रकार का स्रोत है। वहीं पर संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की क्या है, कुंजी है। तो यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जितने भी संविधान निर्माता थे वो कैसा संविधान निर्मित करना चाहते थे, इसका हमें सूक्ष्म रूप किसमें प्रदर्शित होता है, अपने संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और हमारी प्रस्तावना के विकास क्रम को देखते हैं और उससे पहले थोड़ा सा हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी चलेंगे। तो देखिए क्या है। तो आप देखते होंगे कि हमारे संविधान का जो निर्माण है उसमें संविधान सभा में जो निर्वाचित सदस्य थे उन्होंने क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। तो
हमारे संविधान निर्माण के अंतर्गत संविधान सभा की बहुत सारी बैठकें हुई। उन बैठकों में बहुत से प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और उन प्रस्तावों को विभिन्न संशोधनों के माध्यम से बहुत गहन विचार विमर्श के द्वारा हमारे संविधान में क्या मिली? जगह मिली। तो हम यदि देखें अपने संविधान सभा को, तो संविधान सभा की यदि पहली बैठक की बात की जाए तो ये पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 की बैठक में जो हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अब इसके बाद 11 दिसंबर 1946, ये भी डेट। अब यहां पर हमारी संविधान सभा ने अपने स्थायी अध्यक्ष को क्या किया? चुना। और यहां पर स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। डेट ये महत्वपूर्ण है, 13 दिसंबर 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 13 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की बैठक में जवाहरलाल नेहरू, नाम याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। तो हमारे संविधान सभा में कब? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। फिर इसके आगे देखते हैं। तो यहां पर 22 जनवरी 1947, ठीक, उद्देशिका प्रस्ताव को हमारी संविधान सभा ने क्या कर दिया? पारित कर दिया। तो 22 जनवरी 1947 द्वारा संविधान सभा ने उद्देशिका प्रस्ताव पारित किया। उद्देशिका प्रस्ताव पारित किया। ठीक। तो फिर से जरा सा इसका प्रीव्यू लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने देखी ऊपर। तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक होती है। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा अपने पहले स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। फिर 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली संविधान सभा की बैठक में
जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और ये उद्देशिका प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा बहुमत के आधार पर क्या होता है, पारित हो जाता है। अब हम अपनी संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे तो ये भी एक तरह का प्रावधान है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है। तो हमने यहाँ पर देख लिया किस तरह हमारे संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान में जुड़ी। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है। और साथ ही यहाँ पर यह भी देखेंगे कि हमारे संविधान की जो भाषा है, हमारे संविधान के प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो दो चीजें यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए वो क्या है। तो पहला पॉइंट हम यहां पर देखेंगे कि प्रस्तावना का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या किया गया है, लिया गया है, ठीक है। तो प्रस्तावना का जो प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है या यह प्रावधान यूएसए से लिया गया है। वहीं पर जब हम अपने संविधान के प्रस्तावना की भाषा को देखते हैं तो हम यहाँ पर ये पाते हैं कि जो प्रस्तावना की भाषा है वो किस देश के से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो जरा ध्यान दीजिए, प्रस्तावना का प्रावधान, प्रस्तावना का प्रावधान कहां से, अमेरिका से या संयुक्त राज्य अमेरिका से। वहीं पर प्रस्तावना की भाषा कहां से, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ये दोनों ही चीजें क्या हैं, बिल्कुल क्लियर कट आपको आनी चाहिए। तो प्रस्तावना कहां से या प्रस्तावना का प्रावधान कहां से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। वहीं पर प्रस्तावना की भाषा कहां से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जिस समय प्रस्तावना हमारे संविधान में जोड़ी गई तो बहुत से संविधान निर्माताओं, बहुत से विचारकों द्वारा हमारी प्रस्तावना को भिन्न भिन्न संज्ञाएं दी गई। तो उन संज्ञाओं से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, बहुत से संविधान निर्माता, विचारक, राजनीतिक ने हमारी प्रस्तावना को क्या क्या संज्ञाएं दी हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है ठाकुरदास भार्गव जी का। तो ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या बोला है, संविधान की आत्मा। तो ठाकुरदास भार्गव जी ने हमारे प्रस्तावना को क्या बोला, संविधान की आत्मा है। वहीं पर के एम मुंशी द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना को क्या बोला गया, संवि संविधान की जन्म कुंडली। संविधान की जन्म कुंडली। वहीं पर पालकी वाला द्वारा क्या बोला गया, पालकी वाला
जी ने बोला कि प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का क्या है, पहचान पत्र है। तो संविधान का पहचान पत्र। संविधान का क्या है, पहचान पत्र है। ठीक। तो इतनी चीजें समझ में आ गई आपको कि ठाकुरदास भार्गव जी ने क्या बोला, संविधान की आत्मा। के एम मुंशी जी ने क्या बोला, संविधान की जन्म कुंडली। और पालकी वाला ने क्या बोला, संविधान का पहचान पत्र। ठीक है, चलिए इतना इंट्रो, ठीक है, परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम एक कदम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमारे संविधान की आत्मा जो है अर्थात प्रस्तावना, उसके मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरी प्रस्तावना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर मूलभूत तत्वों को ध्यान रखेंगे, बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, बस आप ये मूलभूत तत्वों को ध्यान रखिए, जितने की पॉइंट्स हैं हमारी प्रस्तावना के, वो सभी आपको इस मूलभूत तत्वों में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को ओपन करते हैं और यह देखते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है मूलभूत तत्व, संविधान की शक्ति का स्रोत। सबसे पहला इसमें आता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। तो जब हम अपने संविधान की शक्ति का स्रोत देखते हैं तो इसमें प्रस्तावना का पहला ही शब्द आता है, हम। ठीक है, हम भारत के लोग। तो यहां पर ध्यान दीजिए, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग, अर्थात भारतीय जनता ही संविधान की शक्ति का क्या है, स्रोत है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसमें हमारी प्रस्तावना यह बताती है कि भारत की शासन प्रणाली कैसी होगी। तो भारत की शासन प्रणाली का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना करती है। और इस शासन प्रणाली के उल्लेख के तहत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला जो स्थान आता है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो हमारे देश की शासन प्रणाली कैसी होगी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। यहाँ आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि इन शब्दों का मतलब तो बताया ही नहीं। एक बार
जब हम सभी मूलभूत तत्वों को देख लेंगे तो जितने भी इसमें खंड बनेंगे उनका व्याख्यात्मक रूप भी इस कक्षा के माध्यम से हम आपको उपलब्ध कराएंगे। बस आपसे यही निवेदन है कि हमारे इस कंटेंट में आप लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से अपनी भूमिका निभाएं। ठीक है, चलिए इसको आगे लेकर चलते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया पहले पॉइंट के तहत कि संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग। दूसरा, शासन प्रणाली का उल्लेख क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे संविधान के मूलभूत आदर्श कौन कौन से हैं? मूलभूत आदर्श तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये हमारे संविधान के क्या है? मूलभूत आदर्श हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि संविधान सदैव किस ओर कार्य करेगा? लोगों को न्याय दिलाने में, लोगों को स्वतंत्रता दिलाने में, लोगों के बीच समानता स्थापित करने में और बंधुत्व की भावना का विकास करने में हमारा संविधान सदैव एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में भारतीय नागरिकों का मार्गदर्शन करेगा। और यहाँ की जो शासन प्रणाली है वो सदैव इन सभी दिशा को या इन सभी बिंदुओं को स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाएगी। चलिए चौथे पॉइंट पर आते हैं, यहां पर देखते हैं तो यहां पर अंतिम रूप से जो उल्लेख है वो संविधान निर्माण की तिथि। तो यहां पर संविधान निर्माण की तिथि का उल्लेख किया गया है और वो तिथि है 26 नवंबर 1949। तो यहां पर आपने 4 पॉइंट देखे। संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग अर्थात भारतीय जनता। उसके बाद शासन प्रणाली का उल्लेख अर्थात भारत की शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, तो इसके भी संबंध में हमारे संविधान की प्रस्तावना बताती है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होनी चाहिए, समाजवाद के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, पंथ निरपेक्ष रूप में कार्य करना चाहिए, लोकतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाना चाहिए और गणराज्य को स्थापित करना चाहिए। वहीं पर अगले पॉइंट के तहत हम देखते हैं कि मूलभूत आदर्शों का उल्लेख करती है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को। वहीं पर संविधान निर्माण की तिथि का भी उल्लेख करती है हमारे संविधान की प्रस्तावना और यहाँ पर क्या है वो डेट 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो ये थे हमारे संविधान के मूलभूत तत्व, हमारे संविधान की प्रस्तावना के मूलभूत तत्व। संविधान की शक्ति का स्रोत, शासन प्रणाली का उल्लेख, मूलभूत आदर्शों का उल्लेख, संविधान निर्माण की तिथि का उल्लेख। ठीक है, तो अगले यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि एक्चुअल में इन सभी पॉइंट्स का यहाँ पर क्या मतलब है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आप पहले पॉइंट के तहत समझ गए होंगे कि संविधान को शक्ति कहां से मिली हुई है? हम भारतीय लोगों से या भारत की जनता से। ठीक,
अब दूसरे पॉइंट में आते हैं, शासन प्रणाली का उल्लेख क्या है यहां पर। और इस शासन प्रणाली के उल्लेख के तहत हम देखते हैं सबसे पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है? कोई भी देश अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में पूर्णतया स्वतंत्र होना ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है? देश द्वारा अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्र होना। तो जरा हमें बताइए कि क्या हमारा देश 1947 के पहले पूर्ण रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था? तो यहां पर आप पाएंगे हमारा देश 1947 के पहले ब्रिटिश काल में पूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था, क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स द्वारा क्या किया गया? राज किया गया। और सभी आंतरिक एवं बाह्य निर्णयों को पूर्णतया क्या किया गया? विनियोजित किया गया या पूर्णतया रेगुलेट किया गया, उन्हें दबाया गया। तो हमारा देश जो है वो 1947 के पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं। समाजवाद। समाजवाद को जब हम यहाँ पर देखेंगे तो समाजवाद का यह आशय निकलेगा कि हमारे समाज में क्या होनी चाहिए? जो वंचित वर्ग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, वो भी क्या हो सके? मुख्य धारा में आ सके। जो लोग गरीब हैं वो लोग अच्छी स्थिति में आ सके। जो निम्न वर्ग के हैं या वंचित वर्ग है वो सभी क्या हो सके? मुख्य धारा में आ सके। तो इस सिद्धांत को क्या बोला गया? समाजवाद बोला गया। मतलब समाज में एक तरह की समानता को स्थापित करना ही क्या है? समाजवाद है। समाज में समानता को स्थापित करना मुख्य रूप से क्या है? ये समाजवाद के रूप में या समाजवाद के एक आशय के रूप में आता है। फिर पंथ निरपेक्ष। यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में पंथ निरपेक्षता को देखें तो यहाँ पर एक मतलब आता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अर्थात भारत ना तो हिंदू राष्ट्र कहलाएगा ना मुस्लिम राष्ट्र कहलाएगा। भारत क्या कहलाएगा? एक धर्म निरपेक्ष राज्य कहलाएगा, जहां पर राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। दूसरा, राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। राज्य सभी धर्मों के साथ क्या करेगा? समान व्यवहार करेगा। फिर इसके आगे देखते हैं।
लोकतंत्रात्मक। ठीक। अब यहां पर जब हम लोकतंत्रात्मक की बात करते हैं तो भारत में जो शासन प्रणाली है वो कैसी होनी चाहिए? लोकतंत्र पर आधारित होनी चाहिए। मतलब शासन प्रणाली के केंद्र में आपको कौन दिखेगा? जनता दिखेगी। कौन दिखेगा? जनता दिखेगी। लोकतंत्रात्मक का यहां पर यह मतलब हो गया कि जनता द्वारा शासन प्रणाली में मुख्य प्रभुत्व होना। जनता द्वारा शासन प्रणाली में मुख्य प्रभुत्व होना। अर्थात आप देखते होंगे कि भारत में जितनी भी सरकारें हैं उनको निर्वाचित करता कौन है? हम भारतीय जनता क्या करती है? उन्हें निर्वाचित करती है। यदि वो ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं तो आने वाले अगले चुनाव में या अगले निर्वाचन में हम लोग क्या करते हैं? उन्हें हटाकर वोट के माध्यम से या चुनाव के माध्यम से दूसरी पार्टी की सरकारों को क्या करते हैं? निर्वाचित करते हैं। ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि मतदान के माध्यम से प्रमुख जो शक्ति है वो किसे प्रदान की गई है? जनता को प्रदान की गई है। इसी के तहत हम यहाँ पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत पाते हैं कि जनता का ऐसा शासन जिसमें प्रभुत्व किसके पास है? भारतीय जनता के पास है। तो ऐसी शासन प्रणाली में हम सबसे पहले क्या पाएंगे? लोकतंत्रात्मक को। ठीक है। फिर गणराज्य। गणराज्य का सीधा सा आशय है कि शासनाध्यक्ष। अर्थात यदि हम भारत में बात करें, भारत का शासनाध्यक्ष कौन है? वो राष्ट्रपति है। ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या है? शासनाध्यक्ष वंशानुगत नहीं होना चाहिए। वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होना चाहिए। तो ये सभी चीजें जब हम संविधान में इंटर होंगे, राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक शब्द हमेशा देखने को मिलेगा, गणराज्य। क्योंकि भारत का जो शासनाध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत। इस वजह से आप देखते होंगे भारत को एक नाम दिया जाता है। भारत जो है वो एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अर्थात यहाँ पर जनता का शासन है और साथ ही साथ जो शासनाध्यक्ष या राष्ट्रपति हैं वो वंशानुगत ना होकर क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। ठीक है। तो इस सेशन में हमने यह देखने का प्रयास किया कि कैसे हमारी संविधान की प्रस्तावना को परिभाषित किया गया। उसके बाद हमने यहाँ पर एक क्रम देखा कि कैसे संविधान सभा के तहत हमारी प्रस्तावना के प्रस्ताव को पारित किया गया। फिर देखा गया कि हमारे संविधान की प्रस्तावना के तहत यह जो प्रावधान है प्रस्तावना का वो किस देश से लिया गया। फिर हमने देखा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश से ली गई। फिर हमने यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना को बहुत से संविधान निर्माताओं, राजनीतिकों द्वारा
एक संज्ञा दी गई, तो उसमें हमने यहां पर देखा ठाकुरदास भार्गव को। किसको देखा? ठाकुरदास भार्गव को। फिर ये देखिए, किसको देखा? ठाकुरदास भार्गव को। ठीक। फिर उसके बाद हमने के एम मुंशी को देखा, उन्होंने क्या कहा? यह हमारे संविधान की क्या है? जन्म कुंडली है। फिर उसके बाद हमने देखा यहां पर कि पालकी वाला ने संविधान का पहचान पत्र बोला। फिर हमने संविधान की प्रस्तावना के मूलभूत तत्वों को देखा, जिसमें संविधान की शक्ति का स्रोत, शासन प्रणाली का उल्लेख, मूलभूत आदर्शों का उल्लेख और संविधान निर्माण की तिथि का उल्लेख। तो मैं आशा करता हूं कि इस सेशन के माध्यम से आपको प्रस्तावना की जो मूलभूत जानकारी है वो हुई होगी, और यहाँ पर आपने बेहतर ढंग से इस कक्षा के माध्यम से यह समझने का भी प्रयास किया होगा कि एक्चुअल में कि संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान में क्या महत्व रखती है और यह हमारे परीक्षा के लिहाज से भी कैसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर इस कक्षा को विराम देता हूं और यह आशा करता हूं कि ये सेशन आपके लिए और आपके आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो इस संस्था को और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब के माध्यम से अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।